हैं, अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि यहीं पे चीज़ें याद हो जाए। फिर भी लोग क्या करते हैं 3 से 4 मिनट के ही बीच में वीडियो को देखते हैं, एवरेज इतना ही जाता है, एवरेज कोई नहीं वीडियो देखता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो लोग देखते होंगे 2-4 लोग, उन्हीं के कारण है कि 3 से 4 मिनट एवरेज दिखाता है, वरना बहुत लोग तो 1 मिनट और 30 सेकंड में ही छोड़ के चले जाते होंगे। उनको लगता होगा कि ये फालतू है, बट उनको याद आएगा जब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और जब उनको दिक्कत होगा लिखने में, फिर याद आएगा कि हाँ हमने क्या गलती किया। चलो डियर, आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम एक फर्स्ट ईयर का बहुत ही शानदार, तो आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर फिर से हम लेकर आ चुके हैं। कोशिश करते हैं कि कैसे आप लोग को बेटर दिया जाए। तो आप लोग पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते हैं, बकवास क्वेश्चन नहीं आता है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं 8-10 सालों में कहीं ना कहीं, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग पढ़िए और चैनल से जुड़िए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों में, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम लेकर आए हैं CHN का, CHN मीन्स कहा जाए तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। यहाँ पे हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं लघु विकार या समान रोग से क्या समझते हैं। देखिए माइनर डिजीज के बारे में आपसे पूछेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ माइनर एलिमेंट्स। माइनर एलिमेंट्स मतलब या माइनर डिजीज क्या होता है आपसे पूछेगा परीक्षा एग्जाम में, तो आप लोग को लिखेंगे अच्छे से। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं पहले कि माइनर डिजीज होता क्या है। तो समान, देखिए समान रोग क्या है। तो समान रोग वे रोग होता है जो मौसम में परिवर्तन या स्थान में परिवर्तन या भीड़ भाड़, शोर आदि से व्यक्ति में कुछ असमानताएं विकसित हो जाता है। देखिए असमान रोग कौन सा होता है, नॉर्मल जो है वो नॉर्मल या माइनर रोग कौन सा होता है। अब होता है कि देखते होइएगा कि कभी मौसम परिवर्तन होता है तो सर्दी खांसी आने लगता है, मौसम परिवर्तन से पेट भी गड़बड़ होने लगता है, खान पान से भी पेट गड़बड़ होने लगता है। उसी प्रकार से जब एक स्थान से आप दूसरे जगह पर जाएंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो ऐसे में स्थान परिवर्तन से भी शरीर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होगा, और शोर आदि से भी व्यक्ति का प्रॉब्लम होता है, और ऐसे कुछ असमानताएं विकसित हो जाता है। तो ये सब नॉर्मल असमानता होता है जिसमें बहुत सारे आते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे। यही असमानता है लघु विकार या समान रोग कहलाती है। और यही जो असमानता दिखता है, जो मौसम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या अत्यधिक भीड़ भाड़ या शोरगुल के कारण जो असमानता विकसित हो जाता है, इसी असमानता को हम लोग क्या कहते हैं, लघु विकार कहते हैं या समान रोग कहते हैं। तो माइनर रोग के माइनर डिजीज के बारे में समझ गए। देखिए क्लाइमेट, सीजन चेंज, प्लेस चेंज, क्लाइमेट चेंज, और बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाउडली शोर ये सब होगा। उसके बाद उसी के कारण जो व्यक्ति में चेंजेज आएगा, जो बदलाव आएगा, और उससे जो असमानता मतलब क्या होता है, एबनॉर्मलिटी, तो जो एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाता है तो उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, लघु विकार या समान रोग कहते हैं। तो चीज़ों को ध्यान से समझ गए। ये व्यक्ति को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करती है, और ये जो समान रोग होता है ना, ये गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करता है, परंतु चित निदान व उपचार के अभाव में ये विकराल रूप धारण कर लेता है। और ये जो समान रोग होता है ना, ये जो माइनर जो रोग डिजीज होता है, इसको अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो यही क्या होता है, ये वाइडली हो जाता है, भयंकर मतलब विस्तृत हो जाता है, फैलने लगता है, और यही विकराल हो जाता है और बड़े रोग का ये रूप ले लेता है। तो ये गंभीर जो भी रोग है, जैसे गंभीर रोग में क्या हो गया कि हल्का पेट दर्द, जुखाम, बुखार, सर्दी, ठंड लगना, ये सब जो है, ये सब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना, तो ये सब जो है नॉर्मल क्या है, पेट दर्द, पेट में ऐंठन, तो ये सब क्या है, ये सब समान रोग होता है। बट इसी को अगर नहीं ट्रीटमेंट कराएंगे तो ज़्यादा दिन से अगर पेट दर्द करेगा तो वो अंदर आंतीय इन्फेक्शन या और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है संकेत दे देगा। तो इसलिए नॉर्मल रोग जो पहले होता है वो बिल्कुल आसान होता है, ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। कब, जब उसको निदान ट्रीटमेंट मिल जाता है तब, वरना अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो विकराल रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट है समुदाय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को इस प्रकार के लघु विकार वाले व्यक्ति मिलते हैं। अब मानिए कोई नर्स है, नर्स चली अपने क्षेत्र में घूमने, मतलब अपने समुदाय में लोगों के बीच में। अब वहाँ पे जाने के बाद जो नर्स होती है ना, उसको इस टाइप के बहुत रोगी मिल जाते हैं। किसी को दांत खाद खुजली, किसी को पेट दर्द, किसी को सर दर्द, किसी को वोमिटिंग हल्का हो रहा है, किसी को कभी कुछ मतलब नॉर्मल बीमारी वाला सब बहुत मिलता रहता है, जो इरेगुलर होता है, कभी कभी होता है। तो ये बहुत मिलते रहते हैं जिन्हें वे उपचार देती है, जिन्हें नर्स को उपचार देना होता है और देती भी है, तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सालय रेफर करती है। अगर वो नॉर्मल रोग थोड़ा बढ़ चुका है आगे, तो उसे अगर वहाँ हैंडल नहीं होने वाला रहता है तो उसे बोला जाता है कि आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल उन्हें रेफर किया जाता है। तो माइनर रोग के बारे में समझ गए कि यह नॉर्मल एक छोटा सा या शुरुआती रोग होता है जिसमें लोग उतना प्रभावित नहीं होता है, बट अगर इसका ट्रीटमेंट उपचार नहीं किया जाए, नहीं करवाया जाए तो ये जटिलता का रूप, विकराल रूप ले लेता है। और ये जो नॉर्मल जो माइनर रोग होता है, ये मौसमी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, भीड़ भाड़, शोर आदि या खान पान में परिवर्तन के कारण विकसित होता है। तो यही चीज़ें हैं।
ये हम लोग यहाँ पे समझ गए। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, जब वो अपने समुदाय में लोगों से मिलती है तो ऐसे बीमारी वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिसको उपचार देती है। अगर वहाँ वो चीज़ नहीं होने वाला हो सही तो उसे अस्पताल रेफर करती है। तो ये हो गया माइनर रोग। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि माइनर रोग का प्रबंध कैसे किया जाएगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ माइनर एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट्स है माइनर रोग का प्रबंध के सिद्धांत को समझाइए। अब आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ माइनर रोग प्रिंसिपल, मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माइनर रोग का क्या प्रिंसिपल है या क्या कैसे इसका प्रबंध मैनेजमेंट किया जाए। तो आपको लिखना पड़ेगा इस वाले आंसर को जो हम लोग आगे चल रहे हैं देखने। तो समान रोग या माइनर डिजीज का मैनेजमेंट कैसे किया जाए या इसका प्रिंसिपल क्या होता है, दोनों क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर देखने जा रहे हैं वही है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका निम्नलिखित तरीके से प्रबंध या सिद्धांत है। कौन कौन है। सर्वप्रथम रोगी का शारीरिक परीक्षण कर रोगी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आकलन करेगा। अब कोई भी रोगी बता देगा कि हमें बुखार है तो सीधा तौर पे उसे बुखार का गोली तो दिया नहीं जाएगा। अब उसे टेस्ट किया जाएगा कि ये बुखार कैसा है। बुखार भी अलग अलग होता है, तो ये टेस्ट किया जाएगा। ये उसके शारीरिक परीक्षण करके उससे संबंधित चीज़ों को जाना जाएगा कि ये बुखार है क्यों। उसके बाद है कि दूसरा है लक्षण के आधार पर उपचार देना प्रारंभ। अगर अब जब उसका टेस्ट हो जाएगा माइनर रोग का तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें माथा दर्द क्यों है, पेट दर्द क्यों है, या सर दर्द क्यों है, या बुखार क्यों है। तो जब ये फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद पता चल जाएगा तो उसका जो है लक्षण के आधार पर जो है उसका उपचार देना शुरू कर दिया जाएगा। 2 स्टेप में ही लिखिएगा। तीसरा है कि रोगी के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते समय सख्त बीज संक्रमित तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। अब जो माइनर रोग होता है उस समय देखभाल करते समय ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं उसमें पूर्णतः बीज संक्रमित तकनीक का उपयोग किया गया हो। मीन्स कोई भी चीज़ का हम उपयोग उसमें कर रहे हैं, वो वस्तु जो हम उसमें उपयोग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल डिसइंफेक्ट होना चाहिए। मीन्स वह बिल्कुल एक साफ़ सुथरा होना चाहिए। यही चीज़ें है, तीसरा में लिखिएगा। अब इसके बाद चौथा है क्या चीज़ इसका सिद्धांत या क्या इसका मैनेजमेंट हो सकता है माइनर रोग का। रोगी को दवा देते समय 5 सही नियम का पालन करना चाहिए। अब माइनर रोग हो या कुछ भी जो नॉर्मल रोग हो, डिजीज हो, तो इसमें ये होता है कि आपको जो 5 नियम बताया गया है, हमने भी बताया है कि 5 सही नियम दवाई देने का, कि सही दवाई का चयन, सही खुराक, सही समय, सही पेशेंट, ये सब जो हमने बताया है। तो ये 5 जो नियम होता है इस 5 नियम का पालन करना चाहिए एज ए नर्स या एज ए जो भी लोग दवाई दे रहे हों। 5वां है रोगी को फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रोगी तथा परिचित को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना चाहिए। देखिए अगर नॉर्मल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल एबनॉर्मलिटी के बारे में, मतलब माइनर एबनॉर्मलिटी मतलब समान असमानता या लघु विकार भी इसको बोला जाता है। तो हिंदी में अगर लघु विकार भी लिखा रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो 5वां पॉइंट यही कहता है कि रोगी को जो औषध विज्ञान है, जो औषधि दिया जाएगा, मेडिसिन, जिसको हम लोग फार्मेकोलॉजी ट्रीटमेंट बोलते हैं, औषधि से उपचार करना। तो जो मेडिसिन के दिया जाएगा, मेडिसिन उपचार किया जाएगा, तो मेडिसिन के साथ साथ जो पेशेंट होगा या उसका जो संबंधी होगा उसको साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक सहारा भी देना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, बताना चाहिए कि हाँ ये दवाई लेने से कोई दिक्कत नहीं होगा, खाइए ये दवाई इसी बीमारी के लिए है। बहुत लोग दवाई से डरता है तो उसे मनोवैज्ञानिक सहारा भी देना चाहिए। छठा है कि रोगी तथा परिजनों को आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। अब देखिए जहाँ भी सिद्धांत, जहाँ भी प्रबंध आएगा वहाँ पे आप लोग ये चीज़ लिखिएगा कि मनोवैज्ञानिक सहारा दे, उसे स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा जरूर दे। तो ये सब चीज़ें हैं, रोगी और परिजनों का स्वास्थ्य शिक्षा जरूर देनी चाहिए। इस चीज़ को 6 पॉइंट आप लोग प्रबंधन में, लघु रोग के प्रबंधन में लिखिएगा। और यहाँ पे 2 पॉइंट और है। एक पॉइंट है कि रोगी के आराम तथा पोषण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि ये सब जो प्रबंधन या जो सिद्धांत होता है ना, ये आपके दिमाग पर निर्भर करता है। अगर आप चीज़ों को थोड़ा पढ़ लेते हैं, जैसे अभी मैंने बता दिया, और इस चीज़ को आप एक बार जाके लिंक नीचे दिया है उस पर जाकर आप पढ़ लेंगे, PDF भी डिस्क्रिप्शन में ही दिया रहेगा, वहीं पे जाके लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन के हल के नीचे PDF दिया रहता है। पहले पढ़ लीजिए फिर PDF डाउनलोड कीजिए। अब वीडियो देख लिए, एक बार जाके आप पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पे आपको माइंड में सेट हो जाएगा। तो चीज़ें आपका लंबे समय तक याद रहेगा, कुछ चीज़ें भी याद रहेगा, तो आप चीज़ों को अच्छे से लिख सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। 7वां है कि रोगी को आराम व विशेष पोषण का ध्यान रखना चाहिए। 8वां है गंभीर रोगी को बेहतर उपचार के लिए उचित संसाधन युक्त अस्पताल में रेफर कर देना चाहिए। अगर माइनर प्रॉब्लम ऐसे नहीं जा रहा है, मीन्स उससे अभी धीरे धीरे गहरा रहा है, तो उसे अच्छे ट्रीटमेंट के लिए जो है जहाँ भी रिसोर्सेस वाला अस्पताल, हॉस्पिटल हो वहाँ रेफर कर देना चाहिए। तो ये पॉइंट समाप्त होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लघु विकार है क्या, लघु विकार का समान प्रबंध या समान सिद्धांत लिखे, तो आप यहाँ तक लिख दीजिएगा 5 नंबर में। ये हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि लघु विकार का लिस्ट बनाइए, तो लघु विकार में दोस्तों जितना भी नॉर्मल जो प्रॉब्लम आदमी को होता है दिनचर्या में, बुखार, सर्दी, पेट दर्द, ऐंठन, देह हाथ दर्द, कमर दर्द, ये सब आप लिख सकते हैं।
ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रिकॉर्ड के प्रमुख प्रकार और रिकॉर्ड लेखन का सिद्धांत। क्वेश्चन आप हम लोग क्या देखने वाले हैं कि रिकॉर्ड के प्रमुख प्रकार क्या है और रिकॉर्ड का सिद्धांत, रिकॉर्ड लेखन का सिद्धांत क्या है। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 5 नंबर में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। देखिए, समान रूप से रखे जाने वाले रिकॉर्ड के निम्न प्रकार है। मतलब जो रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड एक प्रकार से डाटा जो रखा जाता है वही एक क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। अब ये रिकॉर्ड अलग अलग तरीके का हो सकता है, बहुत लोग रजिस्टर में लिखते हैं, बहुत लोग कहीं कुछ, और सभी चीज़ के लिए अलग अलग जो है रिकॉर्ड फाइल तैयार होता है, वही तो रिकॉर्ड होता है ना। तो ये रिकॉर्ड हमको लिखना है कि कौन कौन से प्रकार का रिकॉर्ड होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, अब ऐसे जो रिकॉर्ड होता है वो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, तो इसमें 15-16 रिकॉर्ड है। इसको याद भी रखना बहुत आसान है। जैसे ग्राम रिकॉर्ड, उसके बाद है दैनिक रिकॉर्ड, मतलब दिन में क्या हमने किया। नेक्स्ट है मासिक रिकॉर्ड, ये होता है ग्राम रिकॉर्ड, ये होता है दैनिक रिकॉर्ड, और ये है मासिक रिकॉर्ड। दैनिक रिकॉर्ड मतलब इसमें हर दिन का, मासिक मतलब इसमें हर महीने का रिकॉर्ड रहता है। स्टॉक रजिस्टर होता है, एक प्रकार का रिकॉर्ड है जहाँ पे स्टॉक में इस रजिस्टर को रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है, तो स्टॉक रजिस्टर। उसके बाद 5वां है स्कूल स्वास्थ्य कार्ड। अब स्कूल में भी स्वास्थ्य कार्ड बनता है, तो भी एक प्रकार का रिकॉर्ड ही होता है जिसमें बच्चे का संपूर्ण डिटेल होता है स्वास्थ्य से संबंधित। तो हम लोग अभी 5 रिकॉर्ड में क्या देखे, ग्राम रिकॉर्ड, दैनिक रिकॉर्ड, मासिक रिकॉर्ड और स्टॉक रिकॉर्ड और स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड। इस देखिए 16-20 लिखा हुआ है, आपको जितना याद हो सके आप लोग लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है जन्म मृत्यु रजिस्टर, ये भी एक प्रकार के रिकॉर्ड ही होता है, ये भी रजिस्टर जो है एक प्रकार के रिकॉर्ड ही होता है जिसमें जन्म और मृत्यु वाला रिकॉर्ड होता है। उसके बाद 7वां अतरंग रोगी रजिस्टर। अतरंग जो भी रोगी है जो IPD में आते हैं और जो भर्ती होते हैं, तो उनको जो है अतरंग रोगी रजिस्टर में जो है मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड का। 8वां होता है बहिरंग रोगी रजिस्टर, ये बाह्य रोगी होता है, ये अंतः रोगी होता है। तो ये समझिए, ये बाह्य जो रोगी रजिस्टर है, इसमें जो भी OPD में पेशेंट आए हुए होते हैं उसका भी तो डाटा बनता है, उसका भी तो रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये बहिरोगी रजिस्टर में रखा जाता है या बाह्य रोगी रजिस्टर। 9वां होता है ऑपरेशन रजिस्टर। देखिए, आप लोग अगर हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं कि हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें होता है, तो सब चीज़ें का एक अलग अलग दोस्तों रिकॉर्ड तैयार होता है, और वही तो होता है। जैसे जन्म मृत्यु है, तो वहाँ पे जो व्यक्ति अगर जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जाएगा, तो उसको कैसे दे देगा कि हाँ इसका मृत्यु यहीं पे हुआ है, तो वो रजिस्टर खोलेगा जन्म या मृत्यु वाला, तो वहाँ पे उसका रजिस्टर्ड डिटेल होगा, और उसी को देखकर, उसी रिकॉर्ड को देखकर उसे बना कर देगा। उसी प्रकार से अगर मान गए कि कोई अगर IPD में पेशेंट भर्ती है, जिसको देखभाल अगर नर्स के लिए सामने होना चाहिए, चिकित्सक के सामने, तो IPD में भर्ती होता है। तो IPD में भर्ती होता है, वार्ड में, अलग अलग वार्ड में सब भर्ती रहता है। तो उस वार्ड में क्या होता है, अब कौन पेशेंट किस जगह पे है, नहीं है, उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, तो पता चलेगा ना। कोई अगर आके पूछ दिया कि हाँ फलाना पेशेंट का डिटेल बताइए, कैसे बताएगा, तो उसका रिकॉर्ड रखे रहेगा। अंत में कोई अगर OPD में दिखाने आया है, मान गए वो दवाई लेकर गया और गलत दवाई वो खुद खा लिया और उसका कुछ गलत हो गया, कुछ दुर्घटना हो गया, तो मान गए कहीं जवाबदेही हॉस्पिटल पर आएगा, तो अगर पुलिस केस वगैरह होता है तो पुलिस आएगा चेक करने कि हाँ आपने कौन कौन से दवाई दिया है, क्या चीज़ का दवाई दिया है, तो कहीं ना कहीं रजिस्टर में मेंटेन होगा, तभी तो देख कर बताएंगे ना। तो OPD का भी रजिस्टर होता है, IPD का भी रजिस्टर होता है, और ऑपरेशन का भी रजिस्टर होता है, जो ऑपरेशन वार्ड होता है वहाँ भी। 10वां है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रिकॉर्ड होता है। अब जो गर्भ अवस्था यानी जो डिलीवरी होता है, तो उसमें माता जो होता है और जो शिशु होता है, दोनों के लिए कार्ड बनता है, दोनों के स्वास्थ्य से संबंधी जुड़ी हुई चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है रिकॉर्ड। ये चीज़ें हैं। देखिए, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर तो ये एक खाता हो सकता है, एक बुक के टाइप का हो सकता है, जिसमें सारे चीज़ को नोट किया जाता है, और यही जो है रिकॉर्ड होता है, उसमें रिकॉर्ड डाला गया है सारा चीज़। प्रसर्व एवं पूर्व देखभाल। देखिए, मातृ में क्या होगा कि प्रसर्व पूर्व देखभाल, मतलब जो अभी यीशु बच्चा नहीं हुआ उससे पहले जो भी देखभाल है वो इस प्रकार के रजिस्टर में होता है। प्रसूति रजिस्टर, अब जो डिलीवरी होता है उसमें उस समय जो चीज़ देखभाल हुआ है उसको ये प्रसूति रजिस्टर में होता है। प्रसर्व पश्चात देखभाल रजिस्टर, अब जो भी बच्चा इशू हो गया उसके बाद कौन कौन सा देखभाल मिल रहा है उसका रजिस्टर होता है। शिशु देखभाल रजिस्टर, अब जो शिशु का देखभाल होता है उसका रजिस्टर तैयार किया जाता है। ये सब रिकॉर्ड ही है। पोषण रजिस्टर, अब पोषण का तैयार किया जाता है। टीकाकरण रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर बना के दिया जाता है कि बच्चा का टीकाकरण सही समय पर लग सके। तो ये सब जो चीज़ें हैं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड में ये सब चीज़ों को लिखिएगा। माता और शिशु में, तो माता के क्या होगा कि डिलीवरी इशू होने से पहले, मतलब प्रसव पूर्व से देखभाल से लेकर और बच्चा जब जन्म ले लिया उसके टीकाकरण तक का रजिस्टर तैयार अलग अलग किया जाता है। तो ये सब देख लिए, तो ये सब चीज़ों को आप लोग लिखिएगा प्रकार में।
नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं योग दंपति रजिस्टर। अब जो दंपति योग होता है, जो अगर दिखाने आया है तो उसका रजिस्टर तैयार होता है। परिवार नियोजन का रजिस्टर तैयार होता है, रिकॉर्ड सब रखा जाता है तैयार करके। फैमिली फोल्डर, फैमिली का फोल्डर बनता है, मतलब एक फैमिली में अगर 5 बच्चा है, एक फैमिली में क्या है 5 अगर सदस्य है तो वो 5 सदस्य का अलग अलग फाइल तैयार करके और एक फोल्डर बना दिया जाता है जिसमें 5 का डाटा को रखा जाता है, तो यही होता है फैमिली फोल्डर। नेक्स्ट है 14 स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर। अब एक रिकॉर्ड ऐसा भी होता है जहाँ पे स्टाफ का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, तो जो भी अटेंडेंस वाला रजिस्टर होता है वो भी एक प्रकार का रिकॉर्ड ही होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है देखिए यहाँ पे 15 है, देख सकते हैं 15 है समान सूचना रजिस्टर। यहाँ पे समान सूचना इन्फॉर्मेशन का रजिस्टर होता है जिसमें लिखा जाता है कि हाँ कब क्या होने वाला है। मीटिंग रिकॉर्ड होता है। उसके बाद है स्टेशनरी भंडार रजिस्टर होता है, स्टोर रूम जो होता है उसका एक रजिस्टर होता है। क्षय कार्ड होता है, मतलब जो टीबी वाला है। कुष्ठ रिकॉर्ड होता है, कुष्ठ का कार्ड भी बनता है, टीबी का भी कार्ड बनता है जिसके तहत रोगी को हमेशा जो है दवाई मिलता रहता है। तो ये सब प्रकार आप लोग नॉर्मल हॉस्पिटल के बारे में जानकारी होगा तो चीज़ों को आप लोग आराम से जो है लिख सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज होगा कि कहीं रजिस्टर दिया है कहीं रिकॉर्ड दिया है, तो क्या दिक्कत है। स्टेशनरी भंडार रजिस्टर होता है, समान सूचना रजिस्टर होता है। रजिस्टर वाला है उसको रजिस्टर की तरह याद कर लीजिए, रजिस्टर भी एक प्रकार के क्या है रिकॉर्ड ही है, तो ये चीज़ को समझ कर रखिए। तो ये सब चीज़ हो गया। अब आपसे प्रकार देख लिए, विभिन्न प्रकार हम लोग बहुत सारा प्रकार देखे हैं, उसमें से आपको जितना याद रहे 10 12 जितना याद रहे लिख दीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो रिकॉर्ड लेखन है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। आपको से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ देगा 5 नंबर में कि रिकॉर्ड लेखन के प्रमुख सिद्धांत बताइए, तो आपको जो है लिखना पड़ेगा। व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग, मतलब रिकॉर्ड जो राइटिंग किया जाता है, जो लिखा जाता है, उसमें किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और वही चीज़ें तो प्रिंसिपल हो जाता है। बार बार हम यही बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के चीज़ों को किया जाए वही तो प्रिंसिपल है, और बेटर करने का कोशिश किया जाए ध्यान में रख के वही तो प्रिंसिपल हो जाता है। उत्तर रिकॉर्ड लेखन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। अब इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है, निम्नलिखित है, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ त्रुटि रहित हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रिकॉर्ड बना रहे हैं उस रिकॉर्ड में जो भी त्रुटियां है और जो भी उसमें हम दिए गए त्रुटि है उसको विशेष ध्यान रख के उस त्रुटि रहित मतलब बिना त्रुटि के होना चाहिए। यदि कोई भी प्रविष्टि को काटना या बदलना हो तो उसे स्पष्ट रूप से काटकर उस पर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर करें तथा दिनांक अंकित करें। अब देखिए रिकॉर्ड का एक अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आप काटते हैं तो उस पर भी प्रश्न उठता है कि आपने क्यों काटा। तो अगर कोई आपको लगता है कि हमसे त्रुटि हो गया है, लिखा गया है गलत, तो वहाँ पे आपको जो है क्या करें उसको स्पष्ट रूप से काटे। ऐसा नहीं है कि उस पर घस दे, घसीएगा तो गंदा लगेगा, इसलिए स्पष्ट रूप से एक लाइन में काट दे या 2 लाइन में, और काटने के साथ वहाँ पे संक्षिप्त में अपना अटेंडेंस कर दे। क्यों कर दे, क्योंकि मान गया बहुत सारे स्टाफ नर्स होती है, अब वो कोई रिकॉर्ड तैयार कर रही है किसी पेशेंट के लिए, अब वहाँ पे कुछ गलत हो गया काट दिए, तो कोई अगर चेक करने वाला आया कि भाई किसने काटा तो पता तो चले, आपका साइन रहेगा पता तो चलेगा ना। तो वही चीज़ें हैं, आप अपना संक्षिप्त में हस्ताक्षर करने के साथ दिनांक अंकित कर दे। तो ये समझ गए, ये चीज़ें होना चाहिए। दूसरा चीज़ है रिकॉर्ड एक कानूनी दस्तावेज है, बिल्कुल मैंने बताया। उसके बाद यह आवश्यक है कि इसमें समस्त प्रविष्टियाँ स्पष्ट, शुद्ध, उपयुक्त तथा सुपाठ रूप से अंकित की जाए। देखिए जो रिकॉर्ड होता है ना वो अस्पताल में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो कानूनी रूप से एक दस्तावेज होता है। जो कभी मान गए ऐसे इंजरी वाला केस आता है तो उसमें केस वगैरह होता है, तो पुलिस हॉस्पिटल तक आते हैं डाटा लेने पेशेंट का पता करने, तो ये स्पष्ट क्लियर शुद्ध लिखा होगा तभी तो कोई उसे अच्छे से पढ़ सकेगा। तो यही चीज़ें हैं, ये हो गया। अब तीसरा यहाँ पे जो सिद्धांत देखते हैं वो है रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ उन्हें लिखने वाले व्यक्ति, चिकित्सक या नर्स कोई भी हो सकते हैं, द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब ये जो रिकॉर्ड या तो डॉक्टर लिखे हैं या पेशेंट जो लिखा है वो चाहिए कि इस पर जो है अपना हस्ताक्षर करना चाहिए, वरना अगर सीधा लिख के छोड़ दिए तो वो बेकार है, वो कोई काम का रिकॉर्ड नहीं है। चौथा है रिकॉर्ड समय एवं तारीख के हिसाब से नियमित क्रम में लिखे जाने चाहिए। परिवार या समुदाय में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवा सुविधा तथा जानकारियों को स्पष्ट विवरण होना चाहिए। अब जो भी रिकॉर्ड बनना है, जितने भी बाह्य रोग का या अंतः रोग का मतलब आईपीडी का या ओपीडी का या सर्जरी का या प्रसव पूर्व या प्रसव बाद, ये सबका जो अगर रिकॉर्ड बना रहे हैं तो सबका तो रिकॉर्ड अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि जो डिलीवरी वाला है तो उसको ऑपरेशन वाला में बना देगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो सबका अलग अलग रिकॉर्ड होता है, सब अलग डिपार्टमेंट, अलग बीमारी का सब अलग अलग रिपोर्ट होता है। सर्जरी का अलग, अर्थो का अलग, मेडिसिन का अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। सबका अलग अलग डाटा भी तैयार होता है कि ओपीडी में कितना आया पेशेंट, मेडिसिन में कितना आया, सर्जरी में कितना आया, अर्थों में कितना आया, स्किन में कितना आया, तो सबका जो है सीरियली लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 लिख दिए उसके बाद 5 लिख दिए उसके बाद 6 लिख दिए उसके बाद 4 को लिख दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल सीरियली होना चाहिए और जो भी डिटेल है उसमें अच्छे से विवरण स्पष्ट रूप से होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं।
4 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 5 देखते हैं। 5वां है रिकॉर्ड बिना स्थान छोड़े निरंतर लिखे जाते हैं। यदि कोई खाली स्थान त्रुटिवश छूट जाए तो उसे क्रॉस करके तारीख डालकर हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। देखिए अब जो रिकॉर्ड होता है, मानिए पेपर है, ये पेपर है, ये पेपर है, ये पेपर है। अब इस पेपर में जो है क्या है सीरियली 1 2 3 4 5 6। अब मानिए हमें सीरियली लिखना चाहिए, बट अगर त्रुटि बस यहाँ लिख दिया और पेन यहाँ चल गया तो क्या करना चाहिए कि यहाँ पे इसको क्रॉस करके और इस पर डेट के साथ हस्ताक्षर कर देना चाहिए, ताकि भूल से छूट जाता है सबसे, तो ऐसा करना चाहिए। ये चीज़ है। 6ठा है रिकॉर्ड्स में केवल सर्वमान्य मानक संक्षिप्त रूप से का उपयोग करें। देखिए अब रिकॉर्ड्स में आलतू फालतू बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को नहीं लिखना चाहिए, जो जरूरी का डाटा है वही लिखना चाहिए, जो सबका मान्य हो, यही चीज़ें हैं। 7वां है कि रिकॉर्ड की शब्दावली सरल तथा आसानी से समझने योग्य होना चाहिए। अब रिकॉर्ड ऐसा लिखे कि सब समझ सके, आसानी से पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि आप जो लिखे हैं वो आप ही समझ सकते हैं, दूसरा को समझ में ना आए, इसलिए क्लियर वर्ड में और साफ और आसान भाषा में होना चाहिए। ये चीज़ें है। 8वां है रिकॉर्ड रजिस्टर के प्रत्येक पेज पर पेज संख्या लिखी होनी चाहिए। ऐसा सब में होता है, जहाँ भी आप जॉब कीजिएगा तो जितने भी रजिस्टर होगा सब पर जो है नंबरिंग दिया रहता है, पेज का 1 2 3 4 ऐसे करके दिया रहता है। तथा रजिस्टर में उपस्थिति पेज का उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन होना चाहिए। अब जो रजिस्टर मान गए आप एज ए नर्स काम कर रहे हैं तो आपका जो रजिस्टर होगा उस पर तो पेज संख्या 1 2 3 होगा ही। पेज संख्या के साथ साथ वो जो है अप्रूवल होना चाहिए। जो भी आपके हॉस्पिटल में या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ सबसे जो उच्च पदाधिकारी है उससे वो अप्रूवल सत्यापन होना चाहिए। तो ये 8 जो वर्ड रिकॉर्ड लेखन सिद्धांत का है मैंने बिल्कुल आसानी से समझा दिया। अब आप लोग का काम है कि एक बार लिंक के नीचे जाकर क्लिक करके पढ़ ले अपने मन से, फिर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 9वां एक पॉइंट इसमें और है, देखते हैं कि 9वां है रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं को रेखांकित करते हुए दर्शाना चाहिए। अब कोई ऐसे रिकॉर्ड में जो हम सूचना दिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, अंडरलाइन कर कर वहाँ पे उसे दर्शा देना चाहिए, ताकि किसी का नज़र डायरेक्ट वहीं पड़े, ज़्यादा चीज़ें ना पढ़ें। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे रिकॉर्ड लेखन का सिद्धांत समाप्त होता है, रिकॉर्ड का प्रकार समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का कार्य लिखे। 5 नंबर में आपसे पूछेगा कि प्रोटीन के बारे में बताइए, तो प्रोटीन के बारे में भी लिखना होगा और प्रोटीन के कार्य भी लिखना होगा, तभी 5 नंबर आपको मिलेगा और पेज भी फुल होगा। तो देखिए जो फंक्शन ऑफ प्रोटीन है या प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन जो है सर्वप्रथम मुल्डर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1838 में जंतुओं व वनस्पति में उपस्थित नाइट्रोजन बहुलक जैविक पदार्थ को प्रोटीन नाम दिया। देखिए जो मुल्डर ने 1800, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि प्रोटीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो मुल्डर ने कब किया, तो 1838 में। ऑब्जेक्टिव के लिए है, अगर सब्जेक्टिव में ऐसे पूछे तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रोटीन का सर्वप्रथम जो है मुल्डर ने 1838 में ये बताया कि जंतुओं और जो भी वनस्पति मतलब जो भी पेड़ पौधा है और जो भी जंतु है उनमें जो है नाइट्रोजन के बहुलक मतलब नाइट्रोजन पॉलीमेराई के रूप में जैविक बायोलॉजिकल मटेरियल के रूप में जो है ये प्रोटीन का नाम दिया गया। मुल्डर ने बताया कि जितने भी वनस्पति है, जितने भी जंतु है, उसमें जो नाइट्रोजन बहुलक जो उपस्थित है वो एक प्रकार के प्रोटीन है, ये बताया मुल्डर ने। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे और देखते हैं प्रोटीन के बारे में। मनुष्य शरीर में लगभग 15 से 20% के भाग जो है प्रोटीन होता है। मनुष्य का जो शरीर होता है 15 से 20% जो भाग होता है ना, वो क्या होता है, प्रोटीन का होता है। ये जीवन की प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक तत्व होता है और जो प्रोटीन होता है जीवन के प्रोसेस में, जीवन के आपको आगे बढ़ाने में बहुत आवश्यक तत्व एलिमेंट होता है, जो एक प्रकार के क्या है, कार्बनिक है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन आपके शरीर में वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो आपके रासायनिक क्रियाओं में क्या करता है, बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसे अगर कोशिका, हम लोग जानते हैं कोशिका का विभाजन होता है, ऊतक टूटता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो क्या करता है, उसे टूट फूट को मरम्मत करने के लिए एक काम में आता है। आपके शरीर में भी एक क्या करता है, आगे बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए क्या करता है, बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। और ये जो प्रोटीन होता है एमिनो अम्ल में क्या होता है, ज़्यादातर उपलब्ध होता है। ये चीज़ों को समझिएगा, ये जीवन की प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन एक प्रकार के कोलाइड्स होते हैं, अर्थात ये विलयक में घुले होते हैं। अब कोलाइड क्या होता है, दो चीज़ों को आपस में मिलना। तो ये जो कोलाइड्स होते हैं क्या होते हैं, घुले। कोलाइड मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ में कण को हल्का हल्का कण के टाइप से मिलना। तो ये जो ये विलायक में घुलते हैं लेकिन फिर भी अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित। मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए कोई पानी है, उसमें हल्का सा आप डस्ट रख दिए, धूल रख दिए, तो क्या होगा, धूल पूर्णतः क्या होता है, वो घुलता नहीं है, उसमें हल्का हल्का कण टाइप का रहेगा ही। तो वही चीज़ें होता है
कि जो क्या होता है कोलाइड के रूप में होता है, जो विलयक में घुलते हैं। विलयक क्या होता है, जो अपने अंदर चीज़ों को घुला ले, तो वही चीज़ें कहता है कि जो विलयक में घुलते हैं। मतलब प्रोटीन क्या है, विलयक में घुलता है, वैसे चीज़ में घुलता है जो अपने अंदर चीज़ों को घुला ले, लेकिन फिर भी अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये घुलने के बाद भी, ये तो कोलाइड है, और कोलाइड क्या है, कोलाइड जो होता है उसमें हल्का हल्का कण रहता है, कितना भी द्रव के रूप में हो लेकिन उसमें हल्का हल्का कण होगा, वही कोलाइड होता है। यही कारण है कि यह सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित होता है घुलने के बाद भी। चीज़ों को समझ गए। मतलब सीधा क्या समझे कि मुल्डर ने 1838 में सर्वप्रथम बताया कि कोई भी वनस्पति या जीव जंतु है उसमें जो भी मतलब नाइट्रोजन युक्त बहुलक जो है वो क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है, प्रोटीन नाम दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य के शरीर और ये चीज़ होता है, उन्होंने नहीं बताया, हम बता रहे हैं कि मनुष्य में लगभग 15 से 20% भाग में जो है प्रोटीन होता है, और ये जीवन के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। उसके बाद है प्रोटीन, एक प्रकार का कोलायड होता है, जो क्या होता है, जो विलायक में घुलता है, और लेकिन होता यह है कि यह घुलने के बाद भी अत्यंत सूक्ष्म कणों में होता है, उपस्थित होता है, क्योंकि यह एक कोलायड है। और कोलायड आप लोग जानते हैं। प्रोटीन के कार्य, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, मतलब अब हमको लिखना है कि प्रोटीन का क्या क्या कार्य है। प्रोटीन का कार्य है, शरीर प्रोटीन की दैनिक कमी को पूरा करता है। मतलब शारीरिक प्रोटीन की दैनिक कमी को पूरा, मतलब जो भी हमारे शरीर में कमी होता है हल्का फल्का, उस चीज़ को पूरा करने का काम कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। दूसरा है वृद्धि के समय आवश्यक ऊतक को प्रोटीन के निर्माण के लिए एमिनो अम्ल उपलब्ध कराना। देखिए, अब जो भी वृद्धि के समय, जो भी ग्रोथ के समय जो भी चीज़ें होता है उसमें ऊतक को प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल उपलब्ध कराता है। तो शरीर में जो प्रोटीन होता है एमिनो अम्ल से जो मिलता है, ये चीज़ को आप लोग समझिएगा। और ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होता है। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा है एंजाइम रक्त प्रोटीन। देखिए, एंजाइम रक्त प्रोटीन, प्रोटीन प्रकृति के कतिपय हार्मोन निर्माण के एमिनो अम्ल उपलब्ध कराना। देखिए, प्रोटीन जो होता है हम लोग जानते हैं वो क्या करता है, इन सब एंजाइम रक्त और प्रोटीन के लिए क्या करता है, प्राकृतिक रूप से जो है हमारे शरीर में जो भी एमिनो अम्ल बनता है वो क्या करता है, एंजाइम और रक्त और प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है हमारे शरीर में। तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीन ही क्या करता है, एमिनो अम्ल का उपलब्ध कराता है। किसके लिए, एंजाइम के लिए, रक्त के लिए। रक्त में जो भी, रक्त में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो रक्त प्रोटीन के लिए, एंजाइम के लिए जो प्रोटीन एमिनो अम्ल का क्या करता है, उपलब्ध कराता है, अवेलेबल कराता है। ये चीज़ें हो गया। अब आखिरी यहाँ पे हम इसका काम देखते हैं कि गर्भ अवस्था में गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए एमिनो अम्ल प्रदान करना और प्रसव के बाद दूध पान वाली अवधि में प्रोटीन प्रदान करना। देखिए, प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन एमिनो अम्ल भी प्रदान करता है ब्लड को, ब्लड प्रोटीन को या एंजाइम को। साथ ही जो भी गर्भ अवस्था में शिशु पल रहा है गर्भ में, उससे वृद्धि के लिए तो कुछ ना कुछ प्रोटीन चाहिए। तो वो जो है वृद्धि के लिए जो एमिनो अम्ल क्या करता है, वृद्धि के लिए काम कौन करता है, वृद्धि के लिए जो है काम आपका एमिनो अम्ल करता है। तो वो एमिनो अम्ल जो है कहाँ से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है। और जब प्रसव के बाद क्या होता है, अब दूध पान वाली जो भी महिला है उसको प्रोटीन चाहिए, तो उससे प्रोटीन भी कहाँ से मिलता है, प्रोटीन तो है ही शरीर में, तो वो प्रोटीन क्या करता है, दूध पान वाली महिलाओं को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ गए। अब जो लोग समझिए कि अगर अच्छे से नहीं देखे होंगे उनको कहाँ से समझ में आएगा। हम इतना आसान से 30 मिनट वीडियो लेकर समझाते हैं ताकि चीज़ों को आप लोग समझें। और मैं आप लोग को आज रियलिटी बता दे रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हकीकत बातें हैं। 3 मिनट से ज़्यादा, 3 से साढ़े 3 मिनट के बीच में जो है लोग वीडियो देख रहे हैं। अब बताइए, हम कितना 30 मिनट का वीडियो बता रहे हैं, हम उसमें कम से कम 3 का 2 क्वेश्चन लाने का कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि यहीं पे चीज़ें याद हो जाए। फिर भी लोग क्या करते हैं, 3 से 4 मिनट के ही बीच में वीडियो को देखते हैं। एवरेज इतना ही जाता है, एवरेज कोई नहीं वीडियो देखता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो लोग देखते होंगे 2-4 लोग, उन्हीं के कारण है कि 3 से 4 मिनट एवरेज दिखाता है। वरना बहुत लोग तो 1 मिनट और 30 सेकंड में ही छोड़ के चले जाते होंगे। उनको लगता होगा कि ये फालतू है, बट उनको याद आएगा जब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और जब उनको दिक्कत होगा लिखने में, फिर याद आएगा कि हाँ हमने क्या गलती किया। फिलहाल मिलते हैं, जो लोग देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखते हैं तो पूरा देखिए। 30 मिनट समय कोई बड़ा समय नहीं हो जाता है। 24 घंटे में 30 मिनट आपको वीडियो पर देना है, तो आप लोग जरूर देखिए, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। बाद बाकी जो लोग वंचित है क्लास से उनको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।